गुड मॉर्निंग एवरीवन। घड़ी चैप्टर में कई तरह के प्रश्नों को हमने पिछली क्लास में देखा था कि हम कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली जितने भी क्वेश्चंस घड़ी चैप्टर पे होते हैं वो सब हमने देखे थे, मगर हम कुछ घड़ी के अन्य प्रकार के प्रश्नों को भी आज की क्लास में हम देखेंगे। घड़ी के जो अन्य प्रश्न हैं उनमें आपको मैं पहले एक हमने पिछली क्लास में इस तरह का प्रश्न किया था। ऐसा प्रश्न आईएएस के पेपर में इस तरह का पूछा गया था। ये क्वेश्चन मैं आपसे कराऊंगा, मगर उससे पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और बता देता हूं। जैसे एग्जाम में इस तरह का प्रश्न भी पूछा जाता है। ये एसएससी के एग्जाम में भी आ चुका है ऐसा प्रश्न, ये एसएससी का है। बाकी राजस्थान पुलिस के भी पुराने पेपर में एक इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रश्न कहता है, एक बस डिपो से चेन्नई के लिए प्रत्येक 30 मिनट बाद बस छूटती है। अगर एक बस डिपो से चेन्नई के लिए प्रत्येक 30 मिनट बाद बस छूटती है अगर, तो देखो बसें जो छूटती है ना उनमें अंतराल है 30 मिनट का। बस से अगली जो बस है उसमें अंतराल है 30 मिनट का। इसके बाद प्रश्न कहता है, वहीं पूछताछ कर्मचारी ने एक यात्री को बताया कि चेन्नई की बस 10 मिनट पहले जा चुकी है। अगर हम ये पिछली बस ले लें जो निकल चुकी है, ये आने वाली बस ले लें अगली बस। अब जो बस निकल चुकी है उसके बारे में पूछताछ जो कर्मचारी है उसने अगर एक यात्री को ये बताया कि चेन्नई की बस 10 मिनट पहले जा चुकी है, तो इसका मतलब है कि अगर ये वाली बस उसकी 10 मिनट पहले छूटी है, 10 मिनट पहले ये बस निकल चुकी है, इस समय पर पूछताछ कर्मचारी ने उसको बताया है। यहां पर पूछताछ हुई है इस समय पर जिससे 10 मिनट पहले उसकी पिछली जो बस थी वो निकल गई। अब अगली बस के बारे में उसने ये बताया कि अगली बस कब आएगी, 10:30 बजे। अब जैसे हमें ये पता लगा कि अगली जो बस है वो अगर आएगी 10:30, तो पिछली बस 10 बजे निकली है, यह हमें पता लग चुका है। कैसे लग चुका है? क्योंकि दोनों बसों के बीच में जो अंतराल है वो कितने मिनट का अंतराल बताया गया था शुरुआत में, 30 मिनट। तो जैसे उसने एक जानकारी हमें दी कि जो अगली बस है वो 10:30 बजे आएगी, तो इसका मतलब है कि पिछली जो बस गई थी वो गई थी 10 बजे। अब प्रश्न इसमें यह पूछा गया, तो ये बताइए कि पूछताछ जो कर्मचारी है उसने ये जब सूचना दी थी कि पिछली बस जो है 10 मिनट पहले निकल चुकी है, अगली बस 10:30 आएगी, तो ये जो जानकारी उसने जब दी है, ये जानकारी, ये जो पूछताछ हुई है, इसका समय क्या था? तो देखो पूछताछ वाला जो समय था वो था इस पिछली बस के बारे में कि 10 बजे वाली बस 10 मिनट पहले निकल चुकी है। इसका मतलब वो कब पहुंचा था? वो पहुंचा था 10:10 पर वो पहुंचा था। तब ये कहा जा सकता है कि जो 10 बजे वाली बस है, अगर 10:10 पे कोई पहुंच रहा है तो 10 बजे वाली बस उसके कितने मिनट पहले निकल चुकी है? 10 मिनट पहले निकल चुकी है। तो इसका मतलब है कि जो पूछताछ हुई है वो कितने बज के कितने मिनट पे हुई है? वो 10:10 पर। तो यहां पर जो आंसर है वो इसके अंदर हम देंगे सेकंड वाला। ठीक है, एक और प्रश्न में इसमें आपको बताता हूं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। रवि की घड़ी की दुकान में 2 दीवार घड़ियां मरम्मत के लिए लाई गई हैं। एक घड़ी में अलार्म प्रत्येक 16 मिनट बाद बजता है, जबकि दूसरी घड़ी में अलार्म प्रत्येक 18 मिनट के बाद बजता है। एक में तो 16-16 मिनट के अंतराल में पहली घड़ी, और दूसरी घड़ी में जो अलार्म बजता है ये बजता है 18-18 मिनट के अंतराल में। मतलब कि 16 पे बजा तो 16 के बाद 16 दूनी 32, 16 × 48, ऐसे 18 दूनी 36, 18 × 54। इस तरह से पहली घड़ी में 16-16 मिनट के अंतराल में अलार्म बजेगा और दूसरी घड़ी में 18-18 मिनट के अंतराल में
अलार्म बजेगा। यदि दोनों घड़ियों में दोपहर 12 बजे अलार्म बजा है, दोनों घड़ियों में 12 बजे के टाइम पर दोनों घड़ियों में एक साथ अलार्म बजा था, उसके बाद में ये 16 मिनट के अंतराल पे और ये 18 मिनट के अंतराल पे अलार्म बजते हैं इसमें। तो 12 बजे यदि दोनों घड़ियों में एक साथ अलार्म बजा था, तो फिर दोनों घड़ियों में एक साथ कब अलार्म बजेगा? कि 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, ऐसे 18, 18 दूनी 36, 18 ती 54। तो ऐसा कौन सा मिनट, ऐसा कौन सा समय होगा जब 16 मिनट के अंतराल पर भी वो समय हो और 18 मिनट के अंतराल पे वो समय आ जाए, जब दोनों घड़ियों में एक साथ अलार्म बजने की स्थिति हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे 16 मिनट न रख करके अगर मैं यहाँ पे रखता 2-2 मिनट के अंतराल पे और इधर रखता इसमें 3-3 मिनट के अंतराल पे और इधर रखता 4-4 मिनट के अंतराल पे, तो होता क्या, इसमें 3 के बाद 6 पर, 9 पे और 12 पे बजता, इधर 4 पे, 8 पे, 12 पे बजता। तो 12वां वो मिनट होता जिसमें दोनों घड़ियों में एक साथ अलार्म बजने की स्थिति होती। अगर इसमें 3-3 मिनट के अंतराल में होता, इसमें 4-4 मिनट के अंतराल में होता, तो दोनों में ही 12वां मिनट आता है, यानी कि 12वां वो मिनट होगा जिसमें दोनों घड़ियों में एक साथ अलार्म बजेगा। तो जैसे 3 और 4 के पहाड़े में 12 कॉमन है या 3 और 4 का एलसीएम 12 है, वैसे आपको ये तय करना 16 और 18 का एलसीएम क्या होगा, या 16 और 18 के पहाड़े में आने वाली कॉमन संख्या कौन सी है, यह आपको तय करना है। तो अगर यह आप तय करेंगे तो देखो मैं बताता हूं आपको, 144 जो है वो 16 के पहाड़े में भी आता है और 18 के पहाड़े में भी आता है। तो 16 के पहाड़े में 16 नाम 144 होता है, 18 के पहाड़े में 18 अठे 144 होता है, यानी 144वां वो मिनट होगा जब दोनों घड़ियों में एक साथ अलार्म बजेगा। अब 12 बजे के बाद 144वां मिनट ऐसा होगा जिसमें कि दोनों घड़ियों में एक साथ अलार्म बजेगा। तो 12 बजे के बाद में 144 मिनट अगर आगे जाएं तो देखो 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे। कैसे हो जाता है 2 घंटे? क्योंकि 60 मिनट का कितना होता है? 1 घंटा। तो 60 मिनट का अगर 1 घंटा है तो 120 मिनट का 2 घंटा हो गया। मगर यहां पर तो 144 मिनट हैं, तो 120 के बाद अगर 144 की बात करें तो 2 घंटे और 24 मिनट, यानी कि 12 बजे के बाद अगर 2 घंटे 24 मिनट अगर जाएं तो 12 बजे में अगर 2 घंटे 24 मिनट जाएंगे तो समय हो जाएगा 2:24 मिनट। तो इसमें आंसर जो हम टिक करेंगे इसके अंदर वो टिक करेंगे 3 नंबर का। चलो, अब जिन्होंने पिछली क्लास में क्वेश्चन देखा था, ये वाला क्वेश्चन कि 24 घंटे में अगर 60 मिनट तेज होती है तो दूसरे दिन सही समय क्या होगा जब घड़ी साढ़े 4 बजे प्रदर्शित करेगी। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन आईएएस के पेपर में आया था। ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करके मुझे बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। हालांकि ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से काफी अच्छा खासा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। मैंने अगर कभी भी स्टूडेंटों को करने के लिए दिया है अगर ये, तो मात्र 10% स्टूडेंट ही इसका सही आंसर बता पा रहे थे। बाकी आप ट्राई करके मुझे बताएं कि क्या आप सही उत्तर पे पहुंच पाएंगे, क्योंकि सेम इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन पिछली क्लास में मैं आपको करा चुका हूं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा यह आप मुझे बताएं।
सोनू इसका आंसर दे रहे हैं, ए आंसर होगा। प्रिंस का भी आंसर ए था इसमें। वीरेंद्र शर्मा भी इसका आंसर ए दे रहे हैं। सेम पिछली क्लास जैसा क्वेश्चन है ये। रामोतार का भी आंसर ए है, कमल का भी आंसर ए है, धनपाल का आंसर इसमें सी है। चलो, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंटों ने मेरे हिसाब से इसका आंसर दे दिया है। इसके बाद में विकास का आंसर मेरे पास है, धर्म सिंह का आंसर है, और इनका भी जो आंसर है वो ए है। चलो, तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो इसमें आंसर देते हुए मुझे दिख रहे हैं वो इसके अंदर जा रहे हैं ए आंसर के लिए। देखो, इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो समझने की है, जो पिछली क्लास में भी एक क्वेश्चन हमने किया था कि आपके पास में जो घड़ी के तेज होने की स्थिति बताई है वो है 24 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है ये। यानी कि इसका मतलब है कि अगर इस घड़ी को सोमवार प्रातः 8 बजे अगर सही समय दिखाने के लिए सही किया गया था, अगर सही तो कर दिया गया था, 8 बजे इसको सही समय पे मिला दिया गया था, मगर क्योंकि ये घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट तेज होती है तो ये प्रातः 8 बजे मिलाएगी अगर सोमवार को, तो 24 घंटे बाद बजने तो 8 चाहिए थे मंगलवार के दिन, मगर क्योंकि ये घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है तो ये जो घड़ी है ये सोमवार के बाद 24 घंटे बाद जब देखेंगे मंगलवार को तो 8 नहीं बजाएगी। ये कितने बजाएगी इसके अंदर? ये बजाएगी सोमवार से मंगलवार के दिन 8:10। और 10 मिनट क्यों? क्योंकि 24 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है, तो ये 8 बजे से 8 बजे नहीं, 24 घंटा नहीं, 10 मिनट तेज होकर के 8:10 ये गलत समय इसमें हमें दिखाई देगा। अब गलत समय जैसे 8:10 दिखाई दिया, अब ये गलती जो है बुधवार के दिन जाकर के कितनी हो गई, ये इन्होंने हमें बताई है कि बुधवार को जो गलत समय हो गया इसके अंदर वो हो गया शाम को 6 बजे दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर अगर, मगर 6 बजे जो घड़ी दिखा रही है वो तो गलत दिखा रही है, क्योंकि घड़ी जब 24 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है तो फिर मंगलवार को ही जब इसको प्रातः 8 बजे सही समय था तब ये 8:10 दिखा रही थी, 10 मिनट तेज दिखा रही थी। तो अगर बुधवार को अगर ये शाम को 6 बजे दिखा रही है तो दिखा रही है गलत समय हमें। पहले तो हम ये क्लियर कर लें कि हमें जो समय यहां पर बताया गया है 6 बजे वो गलत समय है। अब बुधवार को अगर 6 बजे ये घड़ी दिखा रही है जो कि 24 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है, तो सही समय क्या था उस टाइम पे? जैसे अगर हम 24 घंटे बाद की बात करें तो घड़ी 8:10 दिखाएगी, मगर सही समय तो क्या होना चाहिए था? 8 होना चाहिए था, क्योंकि 10 मिनट की गलती है इसमें। तो 24 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है, ये तो बड़ी आसानी से बताया, मगर अब बुधवार 6 बजे तक कितनी गलती होगी? तो देखो कितना समय हो जाता है, पहले ये तो चेक कर लें। देखिए बुधवार तक देखो यहां पर सोमवार 8 से मंगलवार 8 तक 24 घंटा, बुधवार 8 बजे प्रातः की बात करें तो 48 घंटा कह सकते हैं, क्योंकि ये अगर 24 है तो 2 दिन बाद 48 घंटा। 48 के बाद अगर शाम को 6 बजे तक बुधवार की बात करें तो ये हो जाएगा टोटल 58 घंटा, क्योंकि प्रातः 8 से भी शाम को 6 बजे तक हो जाते हैं 10 घंटे। तो इसका मतलब है कि 58 घंटे में कितनी तेजी आएगी यह हमें निकालना है। 24 घंटे में 10 मिनट होती है, हमें बताना कितने घंटे का है। 58 घंटे में कितनी तेज हो जाएगी ये निकाल लेंगे, तो जितनी तेज होगी उसको घटा करके सही समय पर पहुंच जाएंगे। तो 24 घंटे का तो आपको दिया है और 58 घंटे का निकालना है, क्योंकि 58 घंटे हमने कैसे तय किए? सोमवार प्रातः 8 से बुधवार शाम 6 बजे तक का समय जो है वो है 58 घंटे का अंतर। अब यहां पर आपको ये तो पता है कि गलत समय 8 बजे से लेकर के 8:10 तक का निकालें, क्योंकि 24 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है। तो इसको हम इस तरीके से करें, देखो 8 बजे से लेकर के 8:10 तक, या चलो पहले तो आप 24 घंटे का देख लो। 24 घंटे को अगर मैं मिनट में बदल दूं पहले, तो देखो 24 घंटे को मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि 60 मिनट से अगर गुणा कर देंगे 24 घंटे को तो टोटल मिनट में बदल जाएगा।
24 छिक्की 144, यानी कि आप कह सकते हो 1440 मिनट होते हैं 24 घंटे में। मगर मैं यहां पर लिखने वाला हूं 1440 की जगह 1450 मिनट, कि 1450 मिनट में गलत समय है, गलत है 10 मिनट का समय। दोबारा समझ लो कैसे किया मैंने। देखो, प्रातः 8 से प्रातः 8 मंगलवार तक जाएंगे तो 24 घंटा होता है, मगर 8:10 तक अगर जाओगे तो 24 घंटे का मतलब तो 1440 मिनट होता है। मगर हम 10 मिनट और जाएं तो 1440 में अगर 10 मिनट और जाएंगे तो 1450 होगा। हम ये कह रहे हैं प्रातः 8 से अगले दिन के 8:10 अगर गलत समय दिखा रही है तो 8:10 तक यानी 1450 मिनट में जो गलत समय है वो है 10 मिनट का। 1450 मिनट में गलत समय कितना है? 10 मिनट का। तो अब हम ये निकाल लेते हैं कि 58 घंटे में कितना गलत हो जाएगा। 58 घंटे को मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा कर देंगे। तो 1450 मिनट में गलत समय है 10 मिनट का, तो 1 मिनट में गलत समय होगा 10/1450। कितने का निकालना है? 58 घंटे का। 58 घंटे का निकालना है तो 10/1450 गुणा 58 गुणा 60 कर देते हैं। इधर से हटा देता हूं एक बार इसको, जिससे कि साफ साफ हम देख सकें यहां पे। 58 गुणा 60, ठीक है। इससे भी थोड़ा सा यहां पे 58 को भी साफ साफ लिख देता हूं इधर। अब इसे काट लेते हैं। 0 से 0 कट गई इधर। 0 से 0 जब कट गई उसके बाद में 5 से 5 दूनी 10 कट गया। इधर 5 दूनी 10 और 4 बचने पे 45 होगा, तो 5 नाम 45, 29 बार कट गया। 29 से 29 दूना 58 कट जाएगा। अब अगर गुणा करते हैं इस 2 को गुणा 2 से तो 4 बनेगा, और 4 को गुणा करते हैं 6 से तो 24 होगा। यानी कि हम ये कहेंगे कि 24 मिनट का गलत समय हो जाता है 58 घंटे में। 58 घंटे में जाके गलती कितनी हो जाती है? 24 मिनट की। अब यदि इस 24 मिनट की गलती को 6 बजे में से घटा दिया जाए तो जो घड़ी का सही समय है वो पता लग जाएगा। और अब अगर 24 मिनट को अगर हम 6 बजे में से घटा देते हैं तो 6 बजे में से 24 मिनट घटा देने पे राइट आंसर आपका आ जाएगा 5:36 मिनट। जो आप में से काफी जनों ने सही आंसर दिया था, हालांकि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, फिर भी बहुत स्टूडेंट थे जो इसमें सही उत्तर पे पहुंच पाए, क्योंकि मेरे हिसाब से ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसको भी अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो घड़ी में किसी भी लेवल के क्वेश्चन आते हैं उन्हें आप सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। हो सकता है कईयों को ये क्वेश्चन जैसे अभी मैंने समझाया उसके बाद भी समझने में कुछ एक स्टेप में लगा हो कि भाई दोबारा होना चाहिए, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप, इसे आप दोबारा भी वीडियो देख सकते हैं क्लास के बाद में जाकर के। इस चीज को समझने के लिए आप दोबारा भी इस चीज को देख लें, क्योंकि यहां पर बहुत बारीकी से डेटाबेस को समझने की जरूरत थी, तो वो मैंने एक एक करके यहां समझाया है। फिर भी अगर कोई दिक्कत रही हो तो आप दोबारा इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर जो उत्तर है हमारा इसके अंदर वो यहां पर आ गया फर्स्ट अपराह 5:36। अच्छा क्वेश्चन था ये। इसके बाद में एक और अन्य प्रकार के प्रश्नों में से प्रश्न लेते हैं अपन। और तो ये एक और क्वेश्चन हमारे सामने इसमें हमारे सामने ये है, कमला अपने समस्त गृह कार्य को रात को 10 बजे से पहले पूरा करना चाहती है। कि जो भी उसका घर का काम है कमला का, वो रात को 10 बजे से पहले पूरा करना चाहती है, क्योंकि उसे रात को 10 बजे टीवी पर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम देखना है। 10 बजे से पहले पहले वो फ्री होना चाहती है, क्योंकि 10 बजे उसको कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, सीरियल है जो उसको देखना है। उसके पास तैयार किए गए प्रत्येक 5 विषयों के लिए 40 मिनट का कार्यभार समय है। इस चीज को थोड़ा सा अंडरलाइन कर दूं मैं कि ये सही तरीके से समझना जरूरी है। उसके पास में कितने काम हैं उसको क्लियर कर लो। 5 विषय हैं, 5 काम, और प्रत्येक 5 विषयों के लिए 40 मिनट के हिसाब से उसके पास कार्यभार समय है। तो इसका मतलब है प्रत्येक 5 विषयों के लिए 40 मिनट के हिसाब से समय है। इसका मतलब 5
5 गुणा 40 मिनट बराबर 200 मिनट का काम है उसके पास में। कितने मिनट का काम है उसके पास में? 200 मिनट का काम है। और ये 200 मिनट का काम उसे कब तक कंप्लीट करना है? रात को 10 बजे तक। अब प्रश्न ये है कि किस अंतिम समय में, बिल्कुल लास्ट टाइमिंग होना चाहिए जब वो काम को स्टार्ट करे और उस कार्य को प्रारंभ करने से कमला ग्रह कार्य को पूर्ण करके ठीक समय पर टीवी का कार्यक्रम भी देख सकते हो। कौन सा वो अंतिम समय होगा जब वो कार्य को प्रारंभ करके 10 बजे तक अपने कार्य को कंप्लीट कर ले। और कार्य कितने मिनट का है? 200 मिनट का है। यानी कि हम ये कह सकते हैं 10 बजे से 200 मिनट घटा दें तो वो अंतिम समय आ जाएगा जब उस कार्य को प्रारंभ करने से वो फिक्स 10 बजे तक फ्री हो जाएगी। अगर हम 200 मिनट अगर 10 बजे में से घटा दें तो 200 मिनट को अगर घंटे और मिनट में बोलें तो आप जानते हो 60 मिनट का 1 घंटा होता है। 60 मिनट 1 घंटा होता है। तो आप ये कह सकते हो 36 18 180 जो मिनट हैं वो 3 घंटे के बराबर हो गए। ठीक है, 180 मिनट होते हैं 3 घंटे के बराबर। उसके बाद में 180 से 220 मिनट बचेंगे, यानी 3 घंटे और 20 मिनट। अगर आप पीछे आ जाते हैं 10 बजे से, तो 10 बजे से अगर 3 घंटे और फिर 20 मिनट भी कम कर दें अपन, तो 10 में से 3 घटा दोगे तो 7 बज जाएंगे। और 7 बजे से अगर 20 मिनट पीछे आ जाएं तो समय आपका हो जाएगा 6:40। तो 6:40 वो अंतिम समय होगा जब कार्य को प्रारंभ करके वो फिक्स 10 बजे फ्री होगी रात को और अपना जो कार्यक्रम है, सीरियल है, उसे देख पाएगी। और वो अंतिम समय स्टार्ट होगा काम करने का 200 मिनट जस्ट पहले, यानी कि 6:40 पर। ठीक है, चलो चलो काफी जनों ने इसका आंसर जो है जब मैं इसको बता रहा था तब बता चुके थे, यानी कि ये क्वेश्चन भी इन्होंने सॉल्व कर लिया था। चलो, तो घड़ी के ये बहुत सारे अन्य प्रकार के प्रश्न भी हमने देखे, क्योंकि कई बार हम एग्जाम में इस तरह के प्रश्नों को देखते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं। ये नहीं कि सीधे सीधे कोई ट्रिक फॉलो हो गई, जैसे कि घड़ी में आपने कोण परिवर्तन वाले क्वेश्चन, दर्पण प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन, समान दिशा, विपरीत दिशा, समकोण स्थिति, ये जितने प्रश्न थे इन सब की तो आपको ट्रिक पता है कि डायरेक्ट अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो क्या करना है? दर्पण निकालना है, 11:60 में से घटाओ। अगर कोण निकालना है तो दिख रहे समय से और घंटे का 1 मिनट के हिसाब से आधा डिग्री वाला जो अंतराल बनता है वो करने से उत्तर निकालते थे। समान दिशा विपरीत निकालनी हो तो अपन कहते थे कि मिश्रित भिन्न में पूर्ण संख्या को अंश से जोड़ो और अगर जोड़ने पर इकाई अंक जोड़ का 0 आ जाए तो वो आंसर करते हैं अपन। तो वो फिक्स क्वेश्चन थे, मगर ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में अन्य प्रकार के क्वेश्चन है, नए नए तरीके से बनाए जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन करने के बाद में अब हम जो है इसमें अब घड़ी के बहुत सारे प्रश्न अपन ने देख लिए, तो अब इसमें जो प्रश्न अपन देखेंगे वो देखेंगे घनपासा चैप्टर इसके अंदर स्टार्ट करेंगे अब हम। तो अब जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं घनपासा चैप्टर का बेसिक हम समझ लेते हैं। घनपासा जो चैप्टर है, इस चैप्टर में ऐसी ठोस आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई समान हो उसे घन या पासा कहते हैं। घन या पासा किसे कहते हैं? ऐसी ठोस आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर हो उसे घन या पासा कहते हैं। जैसे ये डिजाइन बता रखी है आपको, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर हो उसे हम कहते हैं घन या पासा, यानी एकदम चौकोर हम ये भी कह सकते हैं। अब बात ये आती है कि घन या पासा दोनों एक ही चीज है क्या? बिल्कुल एक ही चीज है। जब किसी चौकोर आकृति को, जो ठोस आकृति है, चौकोर आकृति है एकदम, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान है, जब उसको अगर बिंदु बना के अगर खेलने के काम में ले लें तो उसे हम घन को ही क्या बोल देते हैं? हम पासा। जब किसी घन आकृति को, यानी ऐसी आकृति को जो ठोस है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर है, उसको अगर हम बिंदु बना के खेलने के काम में ले लें तो फिर उस घन को ही हम क्या बोल देते हैं? फिर पासा कह देते हैं। दोनों एक चीज है, दोनों की जो परिभाषा है वो सेम है।
चलो, तो ये घनपासा की परिभाषा हुई। घनपासा की परिभाषा के बाद में अब घन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके अंदर। जैसे घन में इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उनमें 3 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है जो अपने को आने चाहिए। घन में 3 जो पॉइंट है उनमें पहला पॉइंट, घन में 6 फलकें होती हैं। घन में 6 फलकें होती है, 6 फलक, जैसे यहां पर एक एक करके शो कर रखा है कि बाईं तरफ की फलक हो गई, दाईं तरफ की फलक हो गई, पीछे की फलक हो गई, सामने की फलक हो गई, ऊपर की फलक हो गई और नीचे की फलक हो गई। इनको हम कहते हैं फलकें। और 6 साइड की जो फलकें हैं उन 6 साइड की फलकों को यहां पर एक एक करके किसी घन में शो किया हुआ है। घन में 6 फलकें होती हैं, यह हमें पता हो। आपको कि सर इसकी क्या जरूरत पड़ती है? जब आप एक टाइप आता है हमारे घनपासा में किसी बड़े घन को छोटे छोटे बराबर घनों में काटना, वहां हर प्रश्न सभी किताबों में फॉर्मूले से बताया जाता है। अगर आप चाहते हैं बिना फॉर्मूले रटे अगर प्रश्नों के उत्तर निकालने हैं तो आपको ये 3 बेसिक जानकारियां होनी चाहिए कि घन में जो फलक होती हैं, परत होती हैं, ये होती हैं 6 परतें, आमने सामने, बाएं दाएं, ऊपर नीचे। ठीक है, दूसरे पॉइंट पर इस पर अपन आते हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है घन में 8 ऐसी जगह होती है जिसको हम बोलते हैं कोना। घन में 8 कोने होते हैं, कोने, ये जगह, ये 8 कोने होते हैं इसमें। कोना उस जगह को कहते हैं जहां पर 3 फलकें आकर के मिलती हो। जैसे 3 फलकें मिलती हो, जैसे कि ये सामने की फलक है, ये ऊपर की फलक है, ये दाईं तरफ की फलक है। तो इन तीनों का जो पॉइंट है ना वो ये है जुड़ने का। जहां 3 फलकें आकर के जुड़ती है उसको बोलते हैं कोना। और टोटल कोने एक घन में कितने होते हैं? 8 होते हैं कोने। इसके बाद अगला पॉइंट, घन में 12 होती हैं किनारें। किनार उस जगह कहते हैं जहां पर 2 फलक मिलती हो, जैसे ये सामने की फलक है, एक ये फलक है, दोनों जहां मिली उसको बोलते हैं किनार। ये भी है किनार। और इस तरह से जितनी भी किनारे टोटल जो जगह हैं वो टोटल कितनी किनारे होती हैं? 12 किनारे होती हैं। 12 किनारे होती हैं। इसके बाद में 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट पढ़ लिए अपन ने। घन में 6 फलकें होती हैं, 8 कोने होते हैं, 12 किनारे होती हैं। इसके बाद में घन के बारे में अगर थोड़ी जानकारी और हो तो आपको यह जानकारी होना भी जरूरी है कि कोई भी घन अगर हमारे सामने रखा हुआ है तो उसके अधिकतम 3 फलकों को ही एक साथ देखा जा सकता है। अधिकतम कितने फलके देख सकते हैं अपन एक साथ? 3। जैसे ये घन हमारे सामने रखा हुआ है तो इसकी हमें 3 फलके दिखाई दे रही है। 3 फलके, जैसे एक तो है ये वाली फलक, एक है ये वाली फलक और एक है ये वाली फलक। अधिकतम 3 फलकें ही एक साथ देख सकते हैं। और इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि घन की विपरीत फलकें कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। विपरीत फलकें कभी एक साथ नहीं दिखती है। सामने व्हाइट कलर है, पीछे की तरफ का कलर नहीं पता दिख रहा हमें। बाईं तरफ रेड है, दाईं तरफ इसके अपोजिट पे क्या है, विपरीत साइड पर, ये पता नहीं। अगर ऊपर की फलक हमें ग्रीन दिख रही है, हरी दिख रही है, तो नीचे का जो तल है वो क्या है वो हमें नहीं दिख रहा है इसके अंदर। तो घन में कभी भी विपरीत फलकें एक साथ दिखाई नहीं देती। ये छोटे मोटे कई पॉइंट हैं जो आगे जब हम घनपासा के कई तरह के वैरायटी करते हैं, प्रश्न करते हैं, तब हमारे नॉलेज में होना ये जो पॉइंट हैं, बिंदु हैं, ये जरूरी हैं। इसके बाद में एक पॉइंट और करते हैं, उसके बाद में फिर आते हैं प्रश्नों पे अपन इसके अंदर। तो इसके अंदर अगला जो पॉइंट है कहता है घन का प्रसारित रूप ऊपर दिखाए गए अनुसार है। कि घन का जो प्रसारित रूप है वो ऊपर दिखाए गए अनुसार है। तो घन का प्रसारित रूप है ये। आपके घनपासा में एक टाइप 3 वाले क्वेश्चन आते हैं प्रसारित रूप देकर के, और उस प्रसारित रूप को देख करके उसका घन क्या बनेगा ये पूछा जाता है। तो प्रसारित रूप का क्या मतलब है, पहले तो देखो आप। प्रसारित रूप का मतलब होता है जब
किसी घन के बनने से पहले की स्थिति को सभी फलकों को एक साथ शो किया जाए। तो यहां पर सभी फलकें एक साथ दिख रही है, जैसे बाईं तरफ, दाईं तरफ, पीछे, आगे, तल और ये ऊपर के ढक्कन की स्थिति, 6 फलकें। अब इसमें क्या है, ये तो है तल आपका, ये है तल, और इस तल में जब ये बाईं तरफ की फलक को अगर हम उठा करके फोल्ड कर देंगे तो ये आपके बाईं तरफ की यहां पर फलक लग जाएगी, यहां पे ये बाईं तरफ की फलक बनेगी। ये जब फोल्ड करोगे तो दाईं तरफ की फलक बनेगी। इसे यूं फोल्ड करोगे आप तो ये आगे की फलक, पीछे फोल्ड करोगे ये फलक। 5 फलकें हो चुकी है, तल के साथ में चारों साइड पे बंद कर दिया इसको हमने। चारों साइड से बंद करने के बाद में अगर इसको ऊपर की तरफ ढक्कन से भी बंद कर दें तो एक घन इस तरह का बनेगा, जिसमें कि 6 फलकें एक बंद आकृति को दिखाई देती हैं। तो किसी घन के बनने से पहले की स्थिति को हम कहते हैं घन का प्रसारित रूप। तो प्रसारित रूप मतलब खुला रूप, घन के बनने से पहले की स्थिति को शो करता हो। अब इसमें प्रसारित रूप की हमने बात कर ली। अब बात करते हैं इसके अंदर प्रश्नों की। हमारे पास जो सबसे मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो आपके आता है घन या पासे की विपरीत फलक की स्थिति ज्ञात करना। घन या पासे में विपरीत फलक पर क्या होगा यह हमें निकालना होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो फलक हमें दिख रही है उसके पीछे की फलक हमें दिखाई नहीं देती है। मगर ये क्या करता है, इस प्रश्न को पूछने के लिए हमें कोई भी एक जो घन है, इस घन के हमें अलग अलग व्यू दिखाता है। मतलब अलग अलग साइड से देखने पे कैसे दिखेगा, मतलब ऐसे है जैसे कोई इधर के कोने से देखेगा तो उसको ये 3 फलकें दिखती हैं। अगर कोई इधर के कोने से देखेगा तो उसको ये वाली फलक दिखेगी, ये फलक दिखेगी और एक इधर साइड की फलक दिखेगी। आप ये भी कह सकते हैं इसके अंदर कि कोई भी जो घन होता है उसमें क्योंकि 8 कोने होते हैं तो उसके 8 व्यू होते हैं। ये आपको कोई भी 2 व्यू दिखा देता है, कभी 3 व्यू दिखा देता है, कभी 4 व्यू दिखा देता है, और फिर ये पूछता है एक ही घन के अलग अलग दिखाए गए इन व्यू को देख के डिसाइड कीजिए कि अंक 5 के विपरीत कौन सी फलक होगी, या लाल रंग के फलक के विपरीत कौन सी फलक होगी। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आपको हल करने के लिए दिए जाते हैं, अगर जब किसी फलक के विपरीत फलक पर किसी घन में क्या अंक या रंग होगा, तो ऐसे प्रश्नों में आपको एक चीज पे गौर करना है इस पॉइंट पर। यदि दिए गए घनों में से किन्हीं 2 घनों में अगर एक अंक फलक कॉमन हो तो एक सारणी बना दें। अगर आपके पास में दिए गए जो घन है उनमें कोई ऐसे 2 घन हो जिनमें एक एक फलक कॉमन मिले, जैसे यहां पर आपको इन दोनों में एक अंक कॉमन मिल रहा है, दोनों में 5। अगर दिखाए गए घनों में से कोई ऐसे 2 घन मिल जाए ना जिनमें केवल एक ही अंक फलक कॉमन मिल जाए, तो फिर आपको बनानी है टेबल। टेबल कैसे बनती है, टेबल में आपको क्या होता है, इन तीनों अंकों के लिए इस प्रकार के 3 अंकों की जगह टेबल में बनानी होती है, 3 पंक्तियां। और ऐसे ही सेकंड जो घन है उसके लिए भी 3 अंक लिखने की जगह, यानी आप ये कह सकते हैं पंक्ति में 3 की जगह होनी चाहिए और स्तंभ में 2 की जगह होनी चाहिए। सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, दोनों घनों का कॉमन अंक लिख देना है। लिखने के बाद हमेशा घड़ी की दिशा में आप आगे बढ़ेंगे कॉमन अंक के बाद। देखो कॉमन अंक आपका कौन सा था, ये आपका कॉमन अंक था। कॉमन अंक के बाद घड़ी की दिशा में आप आगे बढ़ेंगे तो ऐसे बढ़ेंगे आप, ये घड़ी की दिशा है। तो 5 1 3 आप ऐसे लिख देंगे। फिर दूसरे घन में भी यही करोगे कि जो कॉमन अंक था ना आपका, दोनों घनों का कॉमन अंक 5, इसके बाद घड़ी की दिशा में आप आगे बढ़ेंगे 2 और फिर 6। तो 5 2 6 घड़ी की दिशा में ये लिख दिया आपने। लिखने के बाद में जो भी अंक ऊपर और नीचे के हैं, ये ऊपर नीचे के अंक हैं, ये आपस में आपके निकल चुके हैं विपरीत फलक। अब अगर वो हमसे पूछता है कि 3 की विपरीत फलक क्या होगी तो 6 आंसर देना। अगर पूछता है 2 की विपरीत फलक क्या होगी तो 1 आंसर देना। अब बात आती है 5 के, तो ऊपर नीचे 5 ही है, तो क्या 5 की विपरीत फलक 5 है क्या? नहीं। 1 से 6 तक की गिनती में जो अंक बच गया ना, वो विपरीत फलक होता है कॉमन अंक की हमेशा।
1 से 6 तक की गिनती में अंक कौन सा बचा है हमारे पास में? 4। तो ये 4 किसकी प्रतिफलक कहलाएगा? बचे हुए अंक या कॉमन जो अंक 5 है उसकी विपरीत फलक कहलाएगा बचा हुआ अंक। तो 4 हो गया 5 की विपरीत फलक। तो टेबल कैसे बनाते हैं? ये टेबल में सबसे पहले दोनों घनों का जो कॉमन अंक है उसे लिख देना आपको, फिर बचे हुए अंकों को घड़ी की दिशा में लिखना आपको कि 5, 1, 3। ऐसे दूसरे घन में करना है, कॉमन जो अंक था 5, उसके बाद घड़ी की दिशा में चलना है और अंकों को लिख देना है कि 5, 2, 6। अब जो टेबल बनी है उसमें ऊपर और नीचे के अंक आपस में विपरीत फलक हैं, मगर 1 से 6 तक की गिनती में जो बचा हुआ अंक होगा वो होगा कॉमन अंक की विपरीत फलक। ठीक है। अब इसी चीज को समझाने के लिए कुछ क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ये क्वेश्चन हमारे सामने है, इस क्वेश्चन में हमें नीचे दिए गए पासे 4 विभिन्न स्थितियों में है, 4 अलग अलग स्थितियां दी गई है किसी एक घन या पासे की, और 4 के विपरीत तरफ कौन सी संख्या है ये हमारा प्रश्न है। 4 के विपरीत तरफ अगर विपरीत फलक हमें निकालनी है तो आप क्या करें, इसके अंदर ये जो घन है इनमें से कोई भी ऐसे 2 घन देखें जिनमें केवल एक ही अंक फलक कॉमन आता हो। क्या इन दोनों में एक ही कॉमन है? क्या नहीं, इन दोनों में 2-2 कॉमन है। इसके बाद आप देखें इन दोनों में, देखें फर्स्ट में और थर्ड में, क्या दोनों में कोई एक ही अंक कॉमन है? क्या तो आप पाएंगे बिल्कुल दोनों में एक ही अंक कॉमन है। और वो कौन सा अंक है दोनों में एक ही कॉमन? इन दोनों घनों में अगर आप देखेंगे तो दोनों में कॉमन है केवल 3। जब दिखाए गए घनों में से किन्हीं भी 2 घनों में, जरूरी नहीं है इन दोनों में देखें आप, इन दोनों में देखें, इन दोनों में देखें, किन्हीं भी 2 में आप देख सकते हैं, अगर दिखाए गए घनों में से किन्हीं भी 2 घनों में अगर एक ही अंक कॉमन फलक मिले ना तो उससे आप टेबल बना पाएंगे, और टेबल बनते आप किसी भी अंक की विपरीत फलक बता पाएंगे। तो यहां पर अगर हम दोनों घनों के कॉमन अंक 3 से अगर अब यदि टेबल बनाए हैं तो सबसे पहले तो 3 लिखना है आपको। ये मैंने 3 लिखा। 3 के बाद घड़ी की दिशा में मैं चलूंगा तो 3 के बाद 1 लूंगा, फिर 5 लूंगा। इसमें अगर चलूंगा 3 के बाद घड़ी की दिशा में तो 3 के बाद 4 लूंगा, 4 के बाद 2 लूंगा। अब इसमें विपरीत फलक किसकी पूछी थी हमसे? 4 की। 4 के अपोजिट क्या दिखता है? 1। ये हमारा आंसर हो गया इसके अंदर। और समझ लो इस चीज को आप, इस प्रश्न में अगर 3 के विपरीत, 5 के विपरीत या किसी के भी विपरीत बताना है तो जब भी घनों की संख्या 2 से ज्यादा हो ना तो हमेशा ऐसे 2 घन देखो जिसमें केवल एक ही अंक कॉमन मिले। शुरू के इन 2 में देखते हैं, जैसे शुरू के इन 2 में जो आपको कॉमन मिल रहा है वो मिल रहा है दोनों में केवल एक ही अंक कॉमन मिल रहा है 4। तो आप टेबल बनाएंगे। टेबल बनाते समय दोनों का कॉमन अंक 4 आप सबसे पहले लिख दें। 4 के बाद घड़ी की दिशा में 5 और फिर 6 बोलेंगे। इसमें 4 के बाद घड़ी की दिशा में 1 और फिर 2 बोलेंगे। अब आपको इसमें 3 के विपरीत बताना था, और 3 जो है वो 1 से 6 तक की गिनती में बचा हुआ अंक है जो आप यहां पे लिखेंगे बाहर। और ये बचा हुआ अंक किसकी विपरीत फलक होती है? कॉमन अंक की, यानी कि 4 की विपरीत फलक है 3। तो 3 और 4 अगर आपस में अपोजिट हैं तो 3 के अपोजिट होगा 4। ये आपका आंसर हो गया। और समझने के लिए एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर। ये लो अगला क्वेश्चन, 6 के विपरीत पूछता है हमसे। नियम वही है, क्या इन दोनों घनों में केवल एक ही अंक कॉमन है? क्या तो दिखा देता हूं मैं आपको, एक अंक कॉमन है क्या? 6 2 6 2, 2 अंक कॉमन है तो टेबल बनेगी नहीं। टेबल कब बनती है? जब दिखाए गए घनों में से किन्हीं 2 घनों के अंदर यदि एक ही अंक कॉमन होना चाहिए, केवल इन दोनों में नहीं है तो आप अगले में जा सकते हैं। अगर आप अगले में जाते हैं तो यहां भी 6 4 6 4 कॉमन मिलता है। कोई बात नहीं, आप चाहें तो इनसे भी तो देख सकते हैं। इन दोनों में अगर आप देखोगे तो एक ही अंक कॉमन मिलेगा। कौन सा अंक कॉमन मिलेगा? 6 केवल। जब इन दोनों घनों में केवल एक ही अंक कॉमन मिला तो अब आप बनाएंगे टेबल, और टेबल जब आप इसमें बनाएंगे तो सबसे पहले दोनों घनों का कॉमन अंक आप लिखेंगे 6। 6 के बाद घड़ी की दिशा में आप चलेंगे तो 2 और 3 लिखेंगे। इसमें 6 के बाद घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 5 और 4 ही लिखेंगे।
ठीक है ना, घड़ी की दिशा में जब चलेंगे तो इस तरीके से आप लिखेंगे। अब बचा हुआ अंक कौन सा आपका, तो बचा हुआ अंक आपका इसके अंदर है 1, और ये बचा हुआ अंक 1 किसकी विपरीत फलक होगा, 6 की, और यही आपसे पूछा था। तो 6 की विपरीत फलक 1 है, यहां आपका आंसर क्या होगा इसके अंदर, ए वाला। अब एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जैसे यहां पर ये शुरू के 2 घनों में आपने ये देखा था कि 6 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, ठीक है ना। अगर किन्हीं घनों में जब 2-2 अंक कॉमन होते हैं ना, तो उसका एक नियम होता है आपके यहाँ, अगर किन्हीं 2 घनों में 2-2 अंक कॉमन हो तो दोनों घनों के जो बचे हुए अंक होते हैं वो आपस में होते हैं विपरीत फल के। इस नियम का भी आप ध्यान रखें। कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पास जो प्रश्न होगा उसमें केवल 2 ही घन होंगे। केवल कितने घन होंगे आपके पास में, 2 ही घन होंगे। अगर ये हो ही नहीं, अगर आपके पास कभी ऐसा प्रश्न आता है जिसमें आपके पास 2 ही घन हैं और उसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए 3 की विपरीत फलक क्या होगी, ठीक है, घन कितने हैं, 2 ही हैं, और 2 घनों में आपको 2-2 अंक कॉमन मिल जाए और प्रश्न ऊपर ये लिखा हो कि 3 की विपरीत फलक क्या होगा, तो अगर किन्हीं 2 घनों में 2-2 अंक कॉमन है ना, तो फिर दोनों घनों के बचे हुए अंक आपस में विपरीत फलक होते हैं। 3 के विपरीत फलक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मगर इस स्थिति में कॉमन जो अंक है उनकी विपरीत फलक नहीं निकलती है। किस स्थिति में, जब किन्हीं 2 घनों में 1 की जगह कितने कॉमन मिल जाएं, 2 कॉमन मिल जाएं। आपका ये जो नियम है, इस नियम को मैं आपको यहां पर बता देता हूं। यह आपका लॉजिक है कि यदि दिए गए घनों में से किन्हीं 2 घनों में 2 फलक कॉमन मिल जाए, अगर आपको कितनी फलक कॉमन मिल जाए, 2-2 कॉमन मिल जाए, तो दोनों घनों की बची हुई फलकें एक दूसरे की क्या कहलाती हैं, विपरीत फलकें। जैसे ये उदाहरण है, इसमें 2-2 फलक यहां पर कॉमन है और वो 2 फलकें यहां पर जो कॉमन है वो एक तो है लाल और एक इसमें है पीला। 2-2 फलकें कॉमन है, तो जब किन्हीं 2 घनों में अगर 2-2 फलकें कॉमन हो तो दोनों घनों की जो बची हुई फलकें हैं, नीला और हरा जो बचा है, ये आपस में विपरीत होगा। इसलिए जब इसने ये पूछा कि नीले की विपरीत फलक क्या होगी, तो नीले की विपरीत फलक आप क्या लिखेंगे इसके अंदर, हरा होना। ये उत्तर होगा आपका, ठीक है। तो 2 तरह की चीजें, अगर आपके पास में केवल घन ही 2 ही दिए गए हैं तो ऐसा हो सकता है कि उन 2 घनों में आपको केवल एक अंक कॉमन की शर्त मिले ही नहीं। शर्त क्या मिले, 2-2 अगर आपको कॉमन मिल जाए, 2 फलक, तो फिर ऐसी स्थिति में दोनों घनों के जो बचे हुए फलक होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, विपरीत फलक, ठीक है। इस नियम का ध्यान रखेंगे। अब यदि मैं आपको ये प्रश्न सॉल्व कराऊं और इसको सॉल्व कराने के बाद में एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देने वाला हूं। क्वेश्चन मेरे हिसाब से इजी है आपके लिए, मगर फिर भी आप जब इस तरह के प्रश्नों को करेंगे तो कितने कम समय में सटीक आंसर देते हैं, ये चीज मैं चेक करूंगा मैं। तो ये क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कराता हूं आपको कि 2 बिंदुओं के विपरीत कितने बिंदु हैं। तो देखो, इन दोनों घनों में कॉमन आपके पास 6 है और दोनों में अगर कॉमन 6 ही है तो आप 6 को सबसे पहले लिख देंगे, ठीक है ना। दोनों घनों में 6 कॉमन है आपके, और दोनों घनों में अगर 6 कॉमन है तो 6 के बाद घड़ी की दिशा में 2 और 4, ये लिख दिया मैंने यहां से। इसमें 6 के बाद 5 और 1 लिख दिया। 2 बिंदुओं के विपरीत पूछा था, तो 2 बिंदुओं के विपरीत आंसर कितना हो गया, 5। ये हो गया उत्तर इसमें, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन आपको भी करने के लिए मैं दे देता हूं। ये क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा ये मुझे आप कमेंट बॉक्स पर बताइए।
चलो आंसर जो है प्रकाश का मुझे मिला है, वीरेंद्र का आंसर मुझे मिला है, और ये आंसर इसमें जेड दे रहे हैं, यानी कि बी उत्तर विकल्प को। इनके बाद आंसर मुझे मिला है राकेश का, ये भी जेड यानी कि बी उत्तर विकल्प के साथ जा रहे हैं। विकास यादव का जरूर आंसर अलग है, वो डी विकल्प के साथ जा रहे हैं, यानी कि बी को आंसर बता रहे हैं वो। अरविंद भी डी के साथ जा रहे हैं, जबकि रामोतार बी के साथ हैं। अविनाश डी के साथ जा रहे हैं। प्रिंस का भी आंसर डी है। चलो, तो काफी जनों का आंसर इसके अंदर जो है बी है, तो कुछ का आंसर इसमें डी भी आ रहा है। अंजलि का आंसर बी है, भागचंद का डी है, सुषमा का आंसर डी है, पूनम का आंसर जेड है यानी कि बी विकल्प, विकास का भी बी आंसर है, राकेश का भी बी है, अशोक का भी बी है। चलो, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें, अतर सिंह है, इनका भी बी है। 50-50% सा मुझे तो कुछ दिखाई देता है कि काफी जने बी बता रहे हैं, काफी जगह इसके अंदर डी विकल्प को सही कर रहे हैं इसके अंदर। चलो, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं क्या किन्हीं दो घनों से टेबल बन सकती है क्या। अगर टेबल बन सकती है, ये चीज चेक करें अपन, तो टेबल बना लेंगे। बाकी बिना टेबल के भी वैसे सोल्व होता हुआ मुझे दिख रहा है। टेबल अगर बनाए तो देखो कैसे होगा। टेबल अगर आप इनमें बनाते हैं तो कॉमन अक्षर यदि लें तो इन दोनों में आप कॉमन अक्षर ले पाएंगे z, इन दोनों से आपकी टेबल बन पाएगी। अगर किन्हीं ने इन दोनों से टेबल बनाई है तो गलत हो जाएगा, टेबल नहीं बनेगी इनसे। बिना टेबल के उत्तर आ रहा है इनके अंदर। दो टेबल बना के अगर आप करते हैं तो आपका उत्तर आएगा इन दोनों को टेबल बनाते। क्यों आएगा? क्योंकि दोनों में केवल एक ही कॉमन है, और जो कॉमन है वो दोनों में कॉमन है z। दोनों में अगर z कॉमन है तो z को सबसे पहले लिखेंगे, जैसे मैं लिख देता हूं यहां पे z को पहले। z के बाद घड़ी की दिशा में b और c को लिख देते हैं। इसमें z के बाद f फिर n आएगा। और किसका पूछा था? a का। पूरे 6 अक्षरों में a बचा हुआ है, और a बचा हुआ है तो किसका अपोजिट है? z का। उत्तर होगा ये वाला इसमें। बाकी आप इसको सॉल्व कर सकते थे इन दोनों से भी। इन दोनों से बिना टेबल के सॉल्व हो जाता, क्योंकि इसमें नियम आपका ये लगता है कि यहां दोनों के अंदर सी भी कॉमन है, दोनों में सी भी कॉमन है और बी भी कॉमन है। अगर यहां दोनों घनों में दो दो फल के कॉमन है तो ऐसी स्थिति में हमने पढ़ा था दोनों घनों की बची हुई फल के विपरीत होती हैं, यानी कि बची हुई फल के a और z आपस में क्या होगी? विपरीत। तो चाहे टेबल बना के निकालोगे तो भी a का और z का विपरीत आएगा। और अगर शुरुआत के इन दोनों घनों से करोगे तो इनमें नियम आपके लगेगा कि दो दो फल के कॉमन है सी बी, तो बचा हुआ a और z आपस में क्या होगा? विपरीत। आपका जो सही आंसर है वो इसमें होगा बी विकल्प में दिया गया जो z है वो आपके है करेक्ट आंसर। चलो, मेरे हिसाब से कई जनों ने इसके उत्तर को भी गलत कर दिया, जबकि आसान प्रश्न था। एक प्रश्न जेल प्रहरी 2017 के पेपर का भी आपके सामने रख रहा हूं, और उम्मीद करता हूं इस बार आपके एकमत होकर के और सटीक आंसर और काफी कम समय में आप मुझे दे पाएंगे। तो एक बार इस प्रश्न का जो उत्तर है वो भी आप मुझे दीजिए। चलो, इसका आंसर मेरे पास आया है। अंजलि ने ए दिया है इसका आंसर। अतर सिंह का 4 है, पूनम का 4th है, विकास इसमें बी दे रहे हैं, अशोक डी दे रहे हैं, वीरेंद्र डी दे रहे हैं, भागचंद डी दे रहे हैं, अविनाश डी दे रहे हैं, राकेश कुमार डी दे रहे हैं, मुकेश का भी डी है। यानी लगातार सबके डी आंसर इसके अंदर मैं देख पा रहा हूं। विकास यादव डी दे रहे हैं, कमल का आंसर भी डी है। चलो, तो मेरे हिसाब से इसमें डी आंसर जो है, सुषमा कुमारी का भी डी है, सब इसमें डी आंसर की तरफ जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। नियम क्या लगता है देख लेते हैं। दोनों घनों में कॉमन जो अंक है वो केवल एक है, 5।
केवल एक फलक जब दोनों घनों में कॉमन होती है तो हम बनाते हैं टेबल। टेबल बनाएंगे तो दोनों घनों में जो 5 है उसको सबसे पहले लिखेंगे, 5 के बाद घड़ी की दिशा में 4 और 1 को हम लिखेंगे। इसमें 5 के बाद घड़ी की दिशा में लिखेंगे तो 1 को और 2 को लिखेंगे। एक सेकंड, इसमें कॉमन की स्थिति 1 नहीं 5 के साथ साथ यहां पर 1 भी है। इस प्रश्न में कॉमन 2 है, 5 भी है और 1 भी है। तो बहुत सिंपल तरीके से इस प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते हैं। जब दो घनों में दो दो अंक कॉमन होते हैं तो 5 1 अगर कॉमन है तो बचा हुआ जो 4 है इसका विपरीत क्या हो गया 2। तो यहां पर 2 के सामने पूछा था तो 2 के सामने क्या हो जाएगा 4। बिल्कुल टेबल बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि टेबल तभी बनती है जब दो घनों में एक अंक कॉमन हो। अगर दो अंक कॉमन है तो उस स्थिति में दोनों जो बचे हुए हैं दो जब कॉमन आ गए तो 1 1 बचेगा दोनों में, जो बचा हुआ है वो आपस में होते हैं विपरीत। चलो तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में।